तो हेलो दोस्तों, आज है आखिरी लेक्चर इस चैप्टर का। सम रियली गुड न्यूज़, लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियरियन लॉ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, एम्पियर्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो लेट अस कंसिडर द बेसिक। अगर मैं बोलूं कि कुछ करंट कैरिंग कंडक्टर्स है मेरे पास, नॉर्मली बायो-सेवर्ट्स लॉ ने एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा उसके बारे में बात किया। मैं आप बात करता हूँ कि एम्पियर्स लॉ हमको एक्चुअल में बताता क्या है। तो मानो हमारे पास कुछ कंडक्टर्स है विद इन अ सर्टन एरिया। ठीक है, इसमें से करंट I1 जा रहा है, इसमें से करंट I2 जा रहा है, फॉर एग्जांपल इसमें से करंट I3 आ रहा है। तो इन तीनों करंट की वजह से आपस में इंटरेक्शन की वजह से हमको कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इसके बारे में बताया एम्पियर्स लॉ ने। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो लेट अस कंसिडर दिस 4 सेट्स ऑफ करंट। तो इसको समझने के लिए जिन जिन करंट के वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके अराउंड मैं एक इमेजिनरी एम्पेरियन लूप बना देता हूँ। समझ में आपको, एक इमेजिनरी लूप मैंने बनाया और उस लूप को मैंने एम्पेरियन लूप का नाम दिया। जिन जिन करंट की वजह से मुझे फील्ड कितना आ रहा है वो निकालना है। इस पर्टिकुलर लूप को मैंने एक डायरेक्शन दे दिया फॉर सेंस ऑफ रोटेशन। ये साइन कन्वेंशन में बहुत यूज़ होगा कि जिन जिन करंट की वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको पहले अपना लूप कंसिडर करके उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो एम्पेरियन लूप क्या होता है समझ में आया। करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो है उनको बांधने के लिए हमने एक इमेजिनरी लूप बनाया है। दिस इज एम्पेरियन लूप। अब अगर मैं करंट एनक्लोज्ड इन एम्पेरियन लूप की बात करूं तो I1, I2, I3 आएगा। फिलहाल डायरेक्शन की बात नहीं करते। तो एम्पेरियन लूप के अंदर जो करंट एनक्लोज्ड है दैट इज I1, I2, I3। I4 को हमने लूप में कंसिडर नहीं किया, बट फॉर एग्जांपल आपको मैंने जस्ट बताया कि I4 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द, लेकिन मैंने उसको एम्पेरियन लूप में कंसिडर नहीं किया है। तो अब एम्पेरियन लॉ क्या बताता है? करेक्ट, एम्पेरियन लॉ ये बताता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, the line integral of the magnetic field over the Amperian loop is equal to mu 0 times the current enclosed in the Amperian loop। देखिए लिखते हैं इसको। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, the line integral of magnetic field over the Amperian loop is equal to mu 0 times the current enclosed in the Amperian loop। अगर मैं इसको लिख के रिप्रेजेंट करने की बात करूं तो लाइन इंटीग्रल मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ BDL। ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में मैं लूप का डायरेक्शन कंसिडर करूंगा उसी डायरेक्शन में मेरा DL का डायरेक्शन होगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL, अगर अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहाँ भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द 3 करंट्स। राइट हैंड थंब रूल के वजह से जितना भी इंडिविजुअल फील्ड आएगा उसका रिजल्टेंट अगर मैं लूँगा तो मेरे को नेट फील्ड का डायरेक्शन आएगा और उसका अगर मैं डॉट करूँगा लाइन इंटीग्रल के साथ DL का, दिस विल गिव मी म्यू नॉट इंटू I enclosed। So this is एम्पियर लॉ। अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो वन वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर डायरेक्शन। तो स्पेसिफिकली अगर आप एक चीज देखोगे तो पहले आप अपने लूप का डायरेक्शन फिक्स करो। अगर आपने अपने लूप का डायरेक्शन फिक्स किया तो उस फिंगर्स के अराउंड आप राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से कर्ल फिंगर्स इंडिकेट करो। तो कर्ल फिंगर्स अगर आपके लूप का डायरेक्शन इंडिकेट करता है तो उसके अलोंग आपका जो थंब होगा, जो थंब के अलोंग जो करंट आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव। तो देखो अगर मैं सेंस ऑफ रोटेशन की बात करूँ अपने लूप की तो मैं यहाँ पे ऐसे ले रहा हूँ, तो जो भी ऊपर वाले करंट होंगे राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से दोज विल बी पॉजिटिव। सो अगर मैं I एनक्लोज की बात करूँ तो I1 विल बी पॉजिटिव, I2 will be positive and I3 is going downwards, so I3 will be negative। So my final expression for this will be close integral of, this will be dot product of B dot DL will be equal to mu 0 into bracket I1 plus I2 minus I3।
अगर आप मानो आपको i4 भी इसमें इंक्लूड करना होता तो हम i4 को भी इंक्लूड करते और ये आता i1 प्लस i2 माइनस i3 प्लस i4. सो दिस इज एम्पियर लॉ. अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द एम्पियर लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट अगेन आपको पता है परमेबिलिटी है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 उसका वैल्यू है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज इन द एम्पियर लूप. अब दिस इज एम्पियर्स लॉ. अब इसका वैलिडिफिकेशन करना है अपने को, या वैलिडिफाई करना है इसको, करेक्ट, टू वैलिडिफाई वेदर एम्पियर लॉ इज ट्रू और फॉल्स. इसको वैलिडिफाई करने के लिए हम ऑलरेडी बायोट-सावर्ट लॉ की वजह से एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, अगर मैं बोलूँ r डिस्टेंस पे कितना फील्ड आएगा इसके बारे में हम जान चुके हैं. तो इस पर्टिकुलर करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से पॉइंट P पे कितना फील्ड आएगा आपको पता है, दैट इज μ0I अपॉन 2 पाई इंटू आर. करेक्ट, ये हमने ऑलरेडी देखा है बायोट-सावर्ट के एप्लीकेशन में, लेक्चर नंबर 5, 6 अगर आप देख सकते हो उसमें, तो मैंने इस चीज़ के बारे में आपको ऑलरेडी बताया है. नाउ लेट अस ट्राई टू वेरीफाई वैलिडिफिकेशन बोलो, वेरीफाई एम्पियर्स लॉ फॉर द सेम. फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा. तो लेट अस कंसिडर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके, या इसको मैं प्रूफ भी बोल सकता हूँ, प्रूफ ऑफ एम्पियर्स लॉ. तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पे मैंने एक एम्पेरियन लूप बनाया ऐसे, इसको मैंने ऐसे डायरेक्शन दिया, करेक्ट. तो डीएल का डायरेक्शन, करंट अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली राइट हैंड थंब रूल की वजह से मैं अपना फील्ड का डायरेक्शन भी लिखूँ, तो फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसे ही आएगा. तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एंगल बिटवीन डीएल एंड बी बार इज 0 डिग्री, बिकॉज जिस डायरेक्शन में अपना डीएल है उसी डायरेक्शन में बी है. तो अभी मुझे पता है लाइन इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू μ0 इंटू आई एनक्लोज्ड, करेक्ट. तो नाउ लेट अस कंसिडर LHS. अगर इस इक्वेशन की बात करूँ, मुझे प्रूफ करना है कि दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. तो RHS अगर मैंने लिया तो ये आएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ये, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL cos थीटा, ऑब्वियसली cos थीटा इज 1, तो दिस विल बी लाइन इंटीग्रल ऑफ B इंटू DL. B इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, तो उसको मैं कॉन्स्टेंट निकाल सकता हूँ, और B मुझे पता है दैट इज μ0I अपॉन 2 पाई आर इंटी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d पाई RL. अगर मैं इसकी बात करूँ अब, तो ध्यान से देखना, लाइन इंटीग्रल ऑफ DL विल नथिंग बट द सर्कमफरेंस ऑफ दिस विच विल बी इक्वल टू μ0 इंटू आई, एंड सर्कमफरेंस आएगा लाइन इंटीग्रल इसका अपॉन 2 पाई आर. अगर आप इसको देखोगे, विच विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू μ0 इंटू आई. अब यहाँ पे आई एनक्लोज्ड इज नथिंग बट आई, तो आई कैन easily say is equal to RHS, and Ampere's law holds good for a straight current carrying conductor. So ये था एम्पियर लॉ. अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में तो ये 3 मार्क्स के लिए सवाल आ सकता है, टू स्टेट एंड प्रूफ एम्पियर्स लॉ. तो आप ये लिख सकते हो, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो. नाउ मूविंग अहेड, सेम एम्पियर्स लॉ को हमको 2 और चीज़ पे अप्लाई करना है. एक है सोलेनॉइड आपको ऑलरेडी पता है कि एक करंट कैरिंग ऐसे शेप में अगर हम वाउंड करें और स्ट्रेट लाइन में जाए तो दैट इज अ सोलेनॉइड. और अगला है टोरॉइड. तो इसको इंडिविजुअली समझने का कोशिश करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं, है ना. तो इसमें से अगर करंट जा रहा है ऐसे, करेक्ट, इन द फर्स्ट डायरेक्शन, तो मुझे पता है इसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा आगे की तरफ. दिस इज करंट, दिस इज अ फील्ड. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे अभी एम्पेरियन लूप बनाना है एक. तो लेट अस कंसिडरिंग अ लूप लाइक दिस. इस लूप को मैंने बोला इस पॉइंट पे A, इस पॉइंट पे B, इस पॉइंट पे C और इस पॉइंट पे D. दिस इज इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनॉइड. तो लेट अस कंसिडर, मैंने इसको L लेंथ पे क्लोज करके लूप बनाया, एक स्पेसिफिक लूप बनाया. करंट जो फ्लो रहा है इसमें से दैट इज I, मुझे पता है. तो अगर मैं इसको एम्पेयर्स लॉ लगाऊँ अभी, तो पूरे एम्पेयर्स लॉ को मेरे को लूप पे लगाना पड़ेगा. ध्यान से देखना, मुझे लूप पे लगाना पड़ेगा. इस पर्टिकुलर A टू B लूप पे करंट फ्लो हो रहा है. C से D में देयर इज नो करंट इन द लूप. तो नो करंट मतलब यहाँ पे एम्पेयर्स लॉ आएगा ही नहीं. यहाँ पे CD पे मेरे को क्लोज इंटीग्रल पे एम्पेयर्स लॉ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है.
BC की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से देखना, BC पे जो मेरा DL का डायरेक्शन वो ऊपर की तरफ है और फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो थीटा विल बी 90, cos 90 0 हो जाएगा बिकॉज डॉट प्रोडक्ट है B डॉट DL का। तो BC एंड AD दोनों का एंगल थीटा आएगा, इस वजह से cos 90 0 हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लाइन इंटीग्रल बचेगा A टू B का, A टू B B डॉट DL, और cos थीटा अगर आएगा तो cos थीटा B का डायरेक्शन ये, और अलॉन्ग दिस A टू B लेंथ का डायरेक्शन भी मैं ऐसे लूँगा। सो दिस विल बी लाइन इंटीग्रल। तो ये मेरा LHS आएगा, दिस विल बी माई LHS विच विल अगेन बी इक्वल टू B इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL ओवर L, इसको मैंने L बोला, तो ये आ गया B डॉट L। अगर मैं RHS की बात करूँ तो RHS विल बी म्यू नॉट I। तो कंपेयरिंग दिस बोथ I got a expression B dot L is equal to mu naught I। अब rather than taking current because this is an infinitely long solenoid, तो उसको मैं करंट पर यूनिट लेंथ में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इस पर्टिकुलर करंट को मैंने ऐसे लिखा, करंट पर यूनिट लेंथ, तो मेरा L से L कट गया, वेयर I इज करंट पर यूनिट लेंथ, करेक्ट। अब अगर करंट पर यूनिट लेंथ आ गया तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन, टोरॉइड को थोड़ा नीचे करते हैं, दिस विल बी म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। Now this is not just current, this is current per unit length, right? अगर मैं इसको आगे बोलूँ for n turns, the same formula will be mu 0 n into I। So rather than me focusing on length, मैंने current per unit length लेके magnetic field निकाली और वो आई mu 0 n into I, where n is the number of turns in the solenoid। So this is an application of Ampere's law, जहाँ पे अगर solenoid जैसे स्ट्रक्चर पे मेरे को पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है तो आप निकाल सकते हो। सेकंड इज टोरॉइड, करेक्ट। टोरॉइड इज नथिंग बट इसी सर्कुलर सोलेनॉइड को मैं ऐसे बनाऊं सर्कुलर शेप में, इसका मैंने रेडियस r माना। इंडिविजुअल लूप का भी अपना एक रेडियस होता है छोटा r, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब अगर मैं इसको एम्पियर्स लॉ लगाऊँ तो दिस विल बी B डॉट DL। सबसे पहले तो मैं एम्पियर इन सरफेस ऐसे बना लेता हूँ गोल, करेक्ट। इसमें से करंट अगर I फ्लो हो रहा है तो लाइन इंटीग्रल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। अगर मैं LHS की बात करूँ तो दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL। अगर मैं पूरे लाइन इंटीग्रल की बात करूँ, नाउ दिस इज वेरी सिंपल, लाइन इंटीग्रल बिकम्स 2 pi r and this is mu naught into I। So magnetic field will be equal to mu naught I upon 2 pi r, where r is the toroid। समझ में आया दोस्तों? जी हाँ। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, जिसमें हमने एम्पियर्स लॉ देखा, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस एम्पियरियन लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज इन द एम्पेरियन लूप। उसका हमने प्रूफ देखा, फिर सेम लॉ हमने सोलेनॉइड पे लगाया एंड टोरॉइड पे लगेगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्विक वन शॉट इन सभी फॉर्मूलोज का, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में सारे फॉर्मूले एक साथ डिस्कस करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम नीट CET एंड मोस्ट प्रोबेबली JEE। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थ्योरी पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारे डेरिवेशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगले लेक्चर में इसके बारे में कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स और कुछ MCQs के साथ मिलती है। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।